ये प्रणय, क्या हाल है? बस और अब मजे में चल रही है जिंदगी। चल रही आपका है। जवाब। हाँ, मेरा जवाब अभी। हाँ, क्या कहते हैं, ये दोबारा से ओमिक्रॉन ने थोड़े से जरा गड़बड़ कर रखी है लाइफ में फिर से। हाँ, हाँ। अभी पता ही नहीं चल रहा है, 2 साल हो गए हैं। मतलब ये जो जो टेम्परेरी हमारी अड़चन थी लाइफ की, वो टेम्परेरी 2 साल का टेम्परेरी अड़चन है। हाँ। हाँ। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो आज आज प्रणय, क्या क्या डिस्कस करने का है? मेरे दिमाग में एक टॉपिक था जो कि मुझे लगा कि तुमसे ही डिस्कस करना है। तुम एकदम एक्सपर्ट हो सेमीकंडक्टर पॉलिसी पे, काफी दिन से रिसर्च भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो। और बीच में भारत सरकार ने एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी निकाली है, तो वो चीज पे मेरा मन था डिस्कशन करने का। क्या बोलते हो, आज किया जाए? बिल्कुल हो जाए पुलियाबाजी इस पे तो। मेरा पसंदीदा विषय है और इतनी कुछ चीजें हो रही हैं इस हम्म। क्षेत्र में कि हम्म। अच्छा इस पे बात करते हैं। मैं जैसे बोल रहा था सौरभ, 8-10 साल पहले तो कोई सेमीकंडक्टर्स को आम जनता तो टेक्नोलॉजी भी नहीं समझती थी, क्योंकि ये इतना हाँ। बैकग्राउंड में रहता है। तो हम्म। सब सॉफ्टवेयर की बात करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में काफी काया पलट हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब अभी ये सप्लाई चेन शॉर्टेज, अभी लोगों को पता चल रहा है ना, उनकी गाड़ी बुक कर रहे हैं तो 6-6 महीने तक गाड़ी नहीं मिल हाँ, रही है, 9-9 महीने तक गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। तो भैया क्या हो रहा है ये लाइफ में, है ना? तो हाँ, तो हाँ। जैसा हम करते हैं, अक्सर शुरू से शुरू करते हैं। और ये हमको हमारे बिटकॉइन एपिसोड में शिकायत भी मिली कि आपने एकदम शुरू से शुरू नहीं किया। हमने कहा नहीं, हमने 100 एपिसोड पहले शुरू किया था ना, तो अब ऐसा तो नहीं चलता है। तो हाँ। हम सेमीकंडक्टर पे एक पुलियाबाजी कर चुके हैं, पर आज फिर भी शुरू से शुरू करेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे हम अक्सर शुरू से शुरू करते हैं? हाँ। तो ठीक है, ये लंबा जवाब है मेरा, लेकिन हाँ। शुरुआत से करते हैं। तो सबसे हाँ। पहले तो आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सेमीकंडक्टर हम्म। होगा, चाहे वो सेंसर हो, हम्म। एलईडी लाइट हो, हम्म। या फिर आपका फोन हो, या फिर आपका चार्जर हो। हर चीज में हम्म। सेमीकंडक्टर होता है। तो मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह पर आपको मिल जाएगा, किसी भी छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज में होगा। तो हम्म। क्यों है सेमीकंडक्टर्स, मतलब क्या है? तो जनरली हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। मतलब मैंने देखा हिंदी शब्द है उसका प्रवाहकत्व। तो शाबाश। प्रवाहकत्व जो रहता है वो, तो कंडक्टिविटी जो हम लोग देखते हैं, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है ना। तो जैसे कि हम्म। आम टेम्परेचर पे ग्लास एक इंसुलेटर होता है, उससे करंट हम्म। इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते आसानी से। और हम्म। कोई भी मेटल चीज ले लो, वो तो कंडक्टर होता है, क्योंकि बोल उसमें सकते हैं इतने जिसको ज्यादा। छूने से करंट लग जाता है और जिसको छूने से करंट नहीं लगता, सादी भाषा बिल्कुल। में। हाँ, हाँ। बिल्कुल। और करंट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत जल्द तेजी से उससे उसके थ्रू हम्म। फ्लो हो सकते हैं, हाँ, प्रवाह ठीक है। हो सकता है उनका। तो हाँ। सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या, जिसमें प्रवाहकत्व बीच वाला हो दोनों में, है ना। मतलब हम्म। एक एसेंशियली क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, हम्म। वो एक बहुत बड़ा सुपर पावर जैसा है। तो हम्म। सेमीकंडक्टर्स में ये आप कर सकते हैं। तो अब हम्म। ये इसीलिए उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर से अगली बात आती है ट्रांजिस्टर पे। तो एक हम्म। खास अरेंजमेंट होता है सेमीकंडक्टर्स का, उसको डोपिंग वगैरह कहते हैं। वो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन उसको एक अरेंजमेंट से हम लोग एक बना सकते हैं, एक चीज जिसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। वो हमारा हम्म। फोन, हमारा रेडियो वाला ट्रांजिस्टर नहीं, पर वो ठीक। खुद ट्रांजिस्टर उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रांजिस्टर से बना है। तो एक हम्म। छोटी सी अरेंजमेंट होती है। अब ट्रांजिस्टर सबसे गजब चीज है सौरभ, क्योंकि हम्म। उस ट्रांजिस्टर के उपयोग से आप सर्किट के एक पार्ट में जो करंट है या वोल्टेज है, उसको आप उसके द्वारा आप किसी सर्किट के दूसरे हिस्से में जो करंट या वोल्टेज फ्लो हो रहा है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक हम्म। है। तो ये बहुत बड़ा सुपर पावर है, या आप ये किसी भी और वस्तु से नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आप तो जैसे आप एक किसी ट्रांजिस्टर को, एक 2-3 ट्रांजिस्टर को जोड़ के आप एक स्विच बना सकते हैं। आप उसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप मेमोरी में हम लोग कोई डेटा स्टोर करते हैं, वो एक हम्म। ट्रांजिस्टर का ही अरेंजमेंट होता है। आप एम्पलीफायर बना सकते हैं, तो आप एक जगह पे करंट देंगे और दूसरी जगह पे वही वोल्टेज का एम्पलीफाइड वर्जन होगा, 2 वोल्ट की वजह 5 वोल्ट आएगा, या करंट को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो एक वस्तु से, एक चीज से जो सेमीकंडक्टर से बनी है, आप इतनी सारी फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। तो ये एक हम्म। बहुत ही बड़ी चीज है। इस मतलब ये और किसी वस्तु से करना बहुत मुश्किल है। तो ये हम्म। हो गई ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के बाद 50 के दशक में आई इंटीग्रेटेड चिप, जिसे हम हम्म। लोग आजकल जो हम लोग कह रहे हैं चिप्स चिप्स, वो आईसी बोलते हैं, हम्म। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम्म। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब क्या है कि आप
बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है और फंक्शनैलिटीज है सब ट्रांजिस्टर्स वगैरह से ही बने होंगे, लेकिन उन सबको आपने एक ही सबस्ट्रेट, एक ही जगह पर आपने फिट कर दिया, ठीक है, तो ठीक। उसे बोलते हैं आईसी। तो जैसे आप, ये मैं दिखा सकता हूँ अब, ये आईसी हम्म। है, हम्म। काफी आप लोगों ने हर चीज में देखा होगा ये आईसी को। तो ये एक हम्म। नोबेल प्राइज जीतने वाली एक आविष्कार था ये, बहुत आई थिंक ट्रांजिस्टर के लिए भी धमाका। मिला था शायद, नहीं 45 में जब ट्रांजिस्टर बना। शॉकलीज ट्रांजिस्टर, शायद शायद मुझे याद नहीं है, पर शायद मिला होगा, हाँ। इतनी बड़ी बात है। तो ठीक है, तो ये हो गया आईसी, है ना। हम्म। तो अब आईसी की वजह से ये एक और धमाका हो गया। हम्म। आईसी में अब क्या अगली बात हो गई कि जी आईसी में जितने ट्रांजिस्टर हैं वो बढ़ाते गए लोग, बढ़ाते ही गए लोग, उसी की कवायद चल रही थी 1950 से। तो हम्म। 1965 में एक सज्जन थे, गॉर्डन मूर, इंटेल में हम्म। थे। तो उन्होंने एक चीज लिखी थी जो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये 1965 की बात है सौरभ। हम्म। तब एक आईसी में ज्यादा से ज्यादा 64 ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। ठीक। उन्होंने तब कहा था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स विल लीड टू सच वंडर्स एज होम कंप्यूटर्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल्स फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड अच्छा, पर्सनल पोर्टेबल कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, यानी कि क्या मोबाइल फोन। बात है, हाँ, जबरदस्त। तो ये 1965 में था। वो तब 64 ट्रांजिस्टर थे ऐसे आईसी में। आज हाँ। आपके पास तो आईफोन है, आईफोन हाँ। 12 में 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में 13 करोड़ ट्रांजिस्टर है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो हम्म। आप डिस्टेंस देखिए, हैं। और तो जबरदस्त, हाँ। और मतलब अभी जो इंकजेट प्रिंटर हम लोग का रहता है उसमें इतना कंप्यूटिंग पावर है जितना नासा के पास नहीं था जब उन्होंने चांद पे इंसान को भेजा था। तो आप हम्म। सोच सकते हैं कितना स्किल। तो और किसी भी सेक्टर में मुझे नहीं लगता इतना जंप हुआ होगा, किसी भी हम्म। इंडस्ट्री में। तो ये इसी को ही मूर्स लॉ कहते हैं। ऐसे कोई हम्म। लॉ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन था कि हम्म। ऐसे होता जाएगा शायद। हम्म। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खुद इस तरीके से विकसित हुई है पिछले सालों में कि वो मूर्स लॉ जो है उसको साल दर साल वो सही साबित करती गई। तो मूर्स लॉ हम्म। यही था कि ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जाएंगे, जितने ट्रांजिस्टर्स बढ़ेंगे आप उतनी ज्यादा चीजें कर सकते हैं उसी एरिया बिल्कुल। में, उसी फंक्शन बिल्कुल। में। तो ट्रांजिस्टर का ही खेल है, जितना ट्रांजिस्टर आप डाल सकते हो उतना, है ना। तो हम्म। ये हो गया। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से हमारी जो अपेक्षाएं रहती हैं वो और किसी इंडस्ट्री से मैच नहीं करती। मतलब जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल से तो ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि हर साल डबल स्पीड हो जाए। हाँ, अ, या आधा प्राइस हो जाए सेम स्पीड हाँ, में भी भले। पर राइट। हाँ, हाँ। करेक्ट। तो पर सेमीकंडक्टर्स में ऐसा है, हर हाँ। साल, हर 2 साल में डबल होता है जितने उसमें परफॉर्मेंस, हाँ। ट्रांजिस्टर्स हैं। हाँ। और पावर कम होता है, पावर भी कम होता है, और ज्यादा चीजें भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें एक बहुत ही मतलब अनोखी चीज है इस इंडस्ट्री के बारे में, है ना। हम्म। तो इसका मूर्स लॉ क्यों साबित हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण था उसकी एक बहुत ही अनोखी सप्लाई चेन, जो कि हमें हम्म। थोड़ा समझने। तो ये हम लोग इकोनॉमिक्स में आ गए, अब हम्म। अर्थशास्त्र में आ गए थोड़ा। तो जनरली कोई भी प्रोडक्ट जैसे बनाते हैं सौरभ, तो उसमें तो वही स्टेजेस होते हैं ना, एक डिजाइन होगा, थोड़ा R&D हम्म। होगा, डिजाइन होगा, फिर आप मैन्युफैक्चर करोगे, फिर टेस्ट करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। तो यही ठीक। चीजें सेमीकंडक्टर्स में भी है। हम्म। एक आईसी को बनाने में ये सब स्टेजेस होते हैं। लेकिन और इसमें भी मतलब हम लोग थोड़ा सा एक एक स्टेज को जल्दी से जान लेते हैं। R&D इस ये बहुत ही R&D शील इंडस्ट्री है। मतलब 15 से 20% सेल्स का R&D में जाता है इस इंडस्ट्री में, तो बहुत हम्म। ज्यादा सेल वहां जाता है। फिर डिजाइन होता है, मतलब आपको जैसे वो कोई ये फंक्शनैलिटी ये चाहिए। नंबर ये नंबर प्रणय ऑलमोस्ट हर टेक इंडस्ट्री का है, 15-20% अच्छा। जो है ये हम्म सिर्फ इसमें ही नहीं है, ऑलमोस्ट सारे माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा नंबर जैसा कि। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में कम रहा है। हम्म मुझे हम्म लग रहा था इनफैक्ट तुम और ज्यादा बड़ा नंबर लोगे। पर पंद्रह हम्म। बीस परसेंट हम टिपिकली एक नंबर यूज करते हैं टेक इंडस्ट्री में अच्छा। अक्रॉस द बोर्ड। एट स्केल छोटी कंपनी में तो और ज्यादा परसेंटेज ही होता है, पर करेक्ट। जब बड़ा स्केल भी हो जाए तो यूजली लोग कहते हैं 20% ठीक नंबर है। 20% क्या? अच्छा। हाँ। तो ये R&D स्टेज होता है, हम्म। वो कैपिटल स्किल इंटेंसिव स्टेज है। दूसरा फिर होता है डिजाइन स्टेज। तो उसमें आपने जैसे एप्पल ने स्पेसिफिकेशन दे दिया कि हम लोग को ये गेम स्पीड से खेलना है,
और इतना तेजी से चलना चाहिए, इसमें लैग नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप कैसा ट्रांजिस्टर्स का प्लेसमेंट डिजाइन करोगे, क्या फंक्शनलिटी डिजाइन करोगे, वो सब डिजाइन में आता है, कैसे आप लेआउट करोगे वगैरह। फिर उसके बाद वो डिजाइन जब कंप्लीट होता है, उसके बाद आप एक ऐसा मतलब लेआउट दे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। मतलब आप सोच लीजिए आपने एक फोटो खींच लिया है उसका कि किस कहाँ पे आपको कहाँ कौन सा ट्रांजिस्टर रखना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, उसकी एक फाइल बना देते हैं और फिर वो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्चुअली सिलिकॉन पे एक एक करके ट्रांजिस्टर बनाती है, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इतनी सी 1 मिलीमीटर स्क्वायर में अगर आपको 13 करोड़ ट्रांजिस्टर बनाने हैं तो किस टाइप की सोफिस्टिकेशन चाहिए होगी आपको। बिल्कुल। और किस जैसा टाइप हमने की पिछली बार वो आई थिंक हमारे जो पिछली बार के डिस्कशन में हमने बोला था कि रोशनी से पत्थर को तराशते हैं, राइट, फोटोलिथोग्राफी फोटो करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हम मतलब रोशनी यूज करके पत्थर को तराशना जो है, मतलब वो कला है, इस साइंस, वो साइंस है इसके इसके पीछे। तो जबरदस्त अंदर टेक्नोलॉजी घुसी हुई है। बिल्कुल। और फिर आगे जाके आप फिर टेस्टिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग में भी आजकल गेम बहुत इंप्रूव हो गया, क्योंकि आप पैकेजिंग की वजह से भी अलग अलग पैकेजिंग की वजह से और ट्रांजिस्टर पैक कर सकते हैं एक ही अच्छा। आईसी में। तो ठीक, ये 4 मेन स्टेप्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई सौरभ, जब 1960 में एक ही कंपनी ये सब चीजें करती थी। और आप सोच लीजिए अगर हम लोगों ने जिस तरीके से बात की, इतना महंगा प्रोसेस होता होगा मैन्युफैक्चरिंग, तो जो डेवलपमेंट थी वो थोड़ी स्लो ही थी। पहले 64 से 128 करना ठीक है, पर आप जब बहुत स्पीड पे जा रहे हो वो करोड़ों में मुश्किल हो पहुंच जाएगा। गए। हाँ। तो उसके बाद एक बहुत मतलब बहुत ही सुंदर चीज हुई जिसे कह सकते हैं। और जो श्रम विभाजन हम कहते हैं, डिविजन ऑफ लेबर, वो ग्लोबलाइजेशन और कंपैरेटिव एडवांटेज, इन सब का एकदम मिलन हो गया। कंपैरेटिव एडवांटेज को हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे तुलनात्मक लाभ या मतलब आप अगर किसी चीज का आप उत्पादन कर सकते हैं कम अवसर लागत में, तो आपको कह सकते हैं कि आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है उस चीज का। तो जैसे चीन में अब मैन्युफैक्चरिंग का कंपैरेटिव एडवांटेज है ना। तो कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से क्या हुआ है, जो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन था, मतलब एक कंपनी ही सब चीजें कर रही थी, वो एकदम टूट गया। और हर एक कंपनी, हर एक देश वगैरह भी एक छोटा सा हिस्सा करने लगे। तो जैसे ताइवान है, ताइवान में डिजाइन बहुत कम होता है, अभी तो शुरू हो गया है, पर पहले 10 साल 15 साल पहले बहुत कम था। मैन्युफैक्चरिंग में उनकी उनका महारत है। हाँ, महारत उन्होंने हासिल कर ली। डिजाइन तो यूएस में ही होता आ रहा है काफी टाइम से। अब डिजाइन यूएस की काफी कंपनियां बैंगलोर में हैं, तो बैंगलोर में के लोगों के पास भी वो है। टेस्टिंग एंड पैकेजिंग फिर से ताइवान और चीन में इसकी महारत हासिल है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया सौरभ, जैसे अगर आप एप्पल है, एएमडी है वगैरह, आप एकदम स्वतंत्र हो गए उस बात से कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा लाखों करोड़ों रुपए एक ये बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपको सिर्फ डिजाइन करना है, डिजाइन करके आप भेज दो ताइवान में या फिर सैमसंग को, वो आपको मैन्युफैक्चर करके वापस दे देंगे। तो इस वजह से बहुत ही जल्दी एडवांसमेंट्स हुए इस सेक्टर में। और इसी की वजह से जो मूर्स लॉ है, जो कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था, वो साल दर साल सत्य साबित हो रहा है। तो एक बड़ा कारण इसका ये यूनिक सप्लाई चेन। तो ठीक हाँ, ठीक। तो और ये चीज हमने और चीजों में भी देखी है, जैसे गाड़ियां वाड़ियां भी इतनी सस्ती कैसे हुई कि इतने सारे कंपोनेंट मेकर हैं। अगर कोई आदमी गाड़ी बनाता है आजकल, तो सारे पार्ट्स खुद थोड़ी बनाती है कंपनी। वो आपका वाइपर बॉश बना रहा होगा, क्या कहते हैं, सीट जो है वो कोई और बना रहा होगा, है ना। आई मीन सीट बेल्ट कोई और बना रहा होगा, टायर कोई और बना रहा होगा। पहले तो एक ही कंपनी ऑलमोस्ट सब कुछ बनाती थी। तो जैसे ही ये इतनी बड़ी, जहां पे भी मैंने देखा है खूब आपकी सप्लाई चेन में लोग स्पेशलाइज करने लगे और डिवीजन खूब अच्छा हो जाए, ऊपर आप अच्छी के, तो ये मेरे ख्याल से काफी मैच्योर मार्केट्स की और मैच्योर वर्टिकल्स का साइन है। और सेमीकंडक्टर में भी है ऐसा। तो हर जगह पे है। कैपिटल गुड्स जिसको बोलते हैं, जो मशीनरी होगी वो कोई और कंपनी बना रही होगी। पर एक मुझे जो खास चीज लगती है सेमीकंडक्टर में, जैसे ऑटोमोटिव में हर चीज बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, बिल्कुल, लेकिन सेमीकंडक्टर में स्पेशलाइजेशन खूब है, लेकिन हर चीज में बहुत थोड़ी सी कंपनीज हैं। तो जैसे अब कैपिटल गुड, जो ये मशीनरी ताइवान वाले बनाते हैं, लेकिन जो वो मशीनें यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी एएसएमएल, जो कि नीदरलैंड्स की कंपनी है, वो बनाती है। हाँ, एएसएमएल मतलब
एडवांस स्टेज की जो है हाँ 5 नैनोमीटर वगैरह ASML, अगर आप थोड़ा नीचे आ जाए तो 2-3 कंपनियां, पर दो वो तीन का आपने हाँ। सही बोला कि हर चीज में 2-3 कंपनियां, स्पेशली आप हम्म मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें देखें, क्योंकि सौरभ इसका एक कारण है कि क्योंकि इतना एडवांस्ड हो चुका है ये, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में एक डस्ट पार्टिकल, आप इमेजिन कीजिए वो डस्ट पार्टिकल कितने सारे ट्रांजिस्टर पे फैल जाएगा, तो आपको हाँ। इंश्योर करना है कि वो एक डस्ट पार्टिकल भी ना हो। तो उसकी वजह से गैस जो एचिंग गैस वगैरह बनाते हैं वो भी सिर्फ 2-3 जापानी कंपनीज के पास ही महारत है उसमें। तो द हम्म द एक्सपर्टीज जितनी चाहिए इस लेवल पे प्ले करने के लिए, वो ज्यादा कंट्रीज या ज्यादा कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जबकि ऑटोमोबाइल में तो काफी देश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही एक इसकी सेमीकंडक्टर की खास चीज ये है कि ये इतना बड़ा हो गया है और काफी मुश्किल चीज है, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ कोई भी इसकी एक भी छोटी मोटी चीज भी पकड़ लो, उसमें काफी गहरी साइंस है। और इवन जो और आपको साइंस आती भी हो, कुछ चीजों में साइंस गहरी है लेकिन अब बहुत लोगों को आती है, लेकिन हम्म, उसको असल में रियलाइज करना हम्म, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहीं पे भी हम्म, बहुत लोगों को पता है कि ठीक है डोपिंग मतलब ठीक है मिलावट करनी है, बट भैया उसी मात्रा में मिलावट करना कोई आसान काम नहीं है ना, तो कितनी हाँ, कंपनी करती है दुनिया में। बिल्कुल। तो ये तो काफी, तो ये ठीक है, ये काफी तुमने अब बहुत ही आई मीन हमने थोड़ा लंबा समय लिया, लेकिन मेरे हिसाब से अपने हरे हाँ, श्रोताओं को थोड़ा आइडिया लगा होगा कि जब हम और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया जो प्रणय ने बोला है, तो बस ये सोचिए हम बात कर रहे थे जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप अपने दिमाग में तो सोच सकते हैं कि जब आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो असली चीज इसकी बात हो रही है, उसमें जो प्लास्टिक है लोहा है उसकी बात थोड़ी हो रही है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो अंदर जो सेमीकंडक्टर है उसी की बात हो रही है, दैट इज जो हम आम भाषा में जिसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोल रहे हैं। तो इस पे प्रणय बेसिकली अब ये चीज है कि अब ये जो इसकी इतनी स्पेशलाइज सप्लाई चेन है, इसकी वजह से मैं एक तो जिसपे तुम काफी रिसर्च भी कर रहे हो कि ये पॉलिटिकली और जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव कैसे हो गई है ये आइटम इतनी ज्यादा। हम्म, हम्म, तो जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे कि जैसे ऑयल वगैरह है बहुत जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है, क्योंकि भाई जमीन में उगता है, अब कुछ ही जगह उगता है तो वो जगह की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसके अराउंड हम्म, लोग काम करते हैं ये वो। पर ये तो टेक्नोलॉजी है, हम अपने हम्म, दिमाग से बनाते हैं, हम्म, दिमाग हम्म, और पैसे से। दिमाग हम्म, और पैसा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हम्म, फिर भी ये इवॉल्व होकर ऐसा हो गया है कि ये एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन गया है। ये ऐसा पहली बात तो क्यों हो गया है, और इसकी वजह, इसके कुछ एग्जाम्पल दो कि ये कितने इंटरेस्टिंग तरह से जियोपॉलिटिक्स घुस गई है इसमें। हाँ। तो सौरभ, एक लंबे चौड़े आंसर का फायदा ये होगा कि अभी आंसर छोटे होंगे क्योंकि हम लोगों ने गुड। सप्लाई चेन समझा थी। तो ठीक है। एक्चुअली मैंने जिस तरीके से लिखा था, मैं सेमीकंडक्टर्स को मेटा क्रिटिकल मानता हूँ, मतलब अच्छा। कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं ये उसके भी ऊपर है मेटा क्रिटिकल। तो हम्म ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, तो आपने जैसे बोला जियो पोलिटिकल, हम्म एक तीन तीन वजह से मेटा क्रिटिकल है: जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। हम्म ठीक है। तो वैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पावर चला गया, लेकिन आ हाँ जाएगा पावर। आ जाएगा आ तो जाएगा हाँ। हम लोग बात कर रहे थे जियो पॉलिटिक्स की, तो आपने हम्म ये समझ ही लिया है कि हम लोगों ने बोला ये सप्लाई चेन ऐसी है कि हर कंपनी, हर देश में एक दो ही कंपनी होगी जो देश करना चाहते हैं ये सब, जो ये चीज कर सकती है, मतलब हम्म कुछ ही देशों में कुछ ही कंपनियां होंगी जो ये कर सकती है ना। तो उस वजह से एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक विलिशी है, वो जो ऑब्जर्व करते हैं इस इंडस्ट्री को, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। ये सप्लाई चेन एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिले रेस है, हम्म, जिसमें अवरोधक हैं बीच बीच में, ऐसे अवरोधक जो दिखते नहीं है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिले रेस विद हिडन हर्डल्स। तो एक अच्छा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि ये एक रिले रेस है और रिले रेस में आपके बीच बीच में हर्डल्स भी है, तो अगर आप हर्डल्स को बीच में लगा दो तो रुक जाएगी रिले रेस। तो हम्म उसी चीज की वजह से आप देखिए, एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स अभी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से हुआ है। पहले अच्छा। यूएस और जापान में भी ये चीज चल रही थी। आज की डेट में जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों हुआ है? सिर्फ एक कारण की वजह से, चीन। तो जो चीन का आप टेक्नोलॉजी स्टैक देखिए सौरभ, काफी चीजों में काफी एडवांस्ड है ना, आपको तो आप ऑब्जर्व करते हैं इंडस्ट्री को। हम्म लेकिन सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी चीज है जिसमें वो थोड़े पिछड़े हुए हैं।
ठीक है। तो अब क्योंकि ये अमेरिका और चीन के बीच में एक युद्ध जैसा चल रहा है, और टेक्नोलॉजी इतना बड़ा हिस्सा है नेशनल पावर का, तो इसी की वजह से अब यूएस ने सोचा कि चीन का ये थोड़ी दुखती रग है, उनके पास ये है नहीं, तो क्यों ना हम उनको और दबाव में लाएं इस सेक्टर में। तो ये एक मुख्य कारण है क्यों आज की डेट में हम लोग इतनी बात कर रहे हैं। तो अभी दो तीन कारण हुए हैं इसकी वजह से, चीन से ही रिलेटेड। एक तो जैसा कुछ हुआवे है, हुआवे के ऊपर काफी यूएस ने बोला कि ये पीएलए से रिलेटेड कंपनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है हुआवे, आप फाइनली आप मैन्युफैक्चर चिप जो है वो आप खरीदते थे टीएसएमसी से, और टीएसएमसी बनाती है चिप्स यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट से, जैसे अप्लाइड मटेरियल्स वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला टीएसएमसी को कि अगर तुम यूएस का कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो आप हुआवे को नहीं बेच सकते। हाँ, वरना मैं तुम्हारे को इक्विपमेंट सेल पे रोक लगा दूंगा कल को, या हाँ सॉफ्टवेयर हाँ सेल पे भी, नॉट जस्ट इक्विपमेंट। हाँ, एक्सपोर्ट कंट्रोल है, तो वो टीएसएमसी को, मतलब अगर टीएसएमसी ने ये किया तो टीएसएमसी खुद यूएस वगैरह को और दूसरी जगह पे बेच नहीं पाएगी, और यूएस का एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा है तो काफी देशों को पालन करना पड़ता है उसका। ठीक 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 है। और ये काफी इंटरेस्टिंग था। यूजुअली एक्सपोर्ट कंट्रोल आप एक गुड्स पे लगाते हो, ये इन्होंने मतलब सेकेंडरी लेवल की, तुम मेरा आइटम यूज कर रहे हो तो तुम भी आगे नहीं बेच सकते। तो ये काफी मेरे को इनोवेटिव एक्सपोर्ट कंट्रोल, मतलब यूएस ने काफी दिमाग तिकड़म लगा करके ये चीज लगाई। हाँ, तो सेकेंडरी सैंक्शन लगाते हैं सौरभ काफी चीजों अच्छा? में, मुझे लगता है, मतलब जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं न्यूक्लियर वगैरह में भी होती है, तो अच्छा तो अच्छा, ये इसका प्रेसिडेंट पहले भी था। प्रेसिडेंट है। हाँ, तो ये अच्छा। सेकेंडरी सैंक्शन लगाया। अब आपने देखा होगा हाल ही 2 दिन पहले यूएस रशिया में भी ये बात चल रही है, क्योंकि रशिया अभी यूक्रेन में अटैक करने वाला है, तो यूएस ने बोला कि अगर तुमने ये किया तो काफी चीजें हम करेंगे, उनमें से एक चीज ये होगी कि तुम फिर से, जो कंपनी सप्लाई कर रही है रशिया को सेमीकंडक्टर्स, अगर वो अमेरिका का इक्विपमेंट यूज कर रही है तो वो नहीं सप्लाई कर पाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए सेमीकंडक्टर्स एक जरिया हो गया है अपनी शक्ति दिखाने का अंतरराष्ट्रीय तौर पर। हाँ हाँ, तो जबरदस्त चोक पॉइंट बना लिया यूएस ने कि भाई हमारे बिना तो कोई बना नहीं सकता। तो अगर तुमने कुछ भी हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर, भले ही हम नहीं बनाते हैं, पर अगर कोई भी आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हो तो भी हम पूरी दुनिया की गर्दन मरोड़ सकते हैं ये चूज करके। हाँ, और दूसरा कारण सौरभ इसमें ये भी है कि ताइवान जो है, ताइवान में कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने बात की कि हम लोग सिर्फ बनाएंगे, आप कोई भी कंपनी हो हमें डिजाइन दे दो, हम लोग आपको एक चिप दे देंगे, उस मार्केट का 73% सिर्फ ताइवान में होता है। दो कंपनीज है टीएसएमसी और यूएमसी, इन दोनों को मिला के। तो आप देखिए ताइवान में अभी चीन का ऐसे लग रहा है कि चीन शायद उन पर अटैक कर दे, ऐसा भी वहां पे बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनके सेमीकंडक्टर कंपनी पे। तो ये सब की वजह से भी अमेरिका में ये जद्दोजहद चल रही है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा, जिससे कि इससे पहले कि चीन ताइवान पे कब्जा करे, हम लोग चीन पर कुछ ना कुछ प्रेशर डालें। तो एक उस वजह से भी है। दूसरा, और सौरभ आपने पढ़ा होगा एक हार्डवेयर एस्पियोनाज की भी बात हुई थी कुछ सालों पहले कि ऐसे एक कंपनी है यूएस में, और आई थिंक नाम मैं भूल गया, लेकिन उस कंपनी की जो बोर्ड्स थे उसमें ऐसा देखने आया कि कुछ चिप्स डाली थी बोर्ड पे जो कि एस्पियोनाज के लिए, मतलब जासूसी के लिए डाली थी। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से आप जासूसी नहीं कर सकते, हार्डवेयर से भी जासूसी करते हैं। ये बहुत ही अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, यूएस ने दबा दी इस बात को, तो अभी भी ज्यादा, पर ब्लूमबर्ग में इसका बहुत उल्लेख हुआ था। तो एक ये भी डर है कि सेमीकंडक्टर से ही आप उससे जासूसी भी कर सकते हो। तो ये भी बायोस की एक बायोस चिप में डाल दिया था ना? बायोस चिप तो नहीं, ये तो चिप के बोर्ड के ऊपर ही डाला था, एक्स्ट्रा बोर्ड के ऊपर था। चिप। अच्छा।
तो ये तो ये ओके, तो ये भी, तो ये तो अब ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे पहले लोग ऑयल वगैरह को लेकर के सोचते थे कि चलो किसी ने मेरे को ऑयल बेचना बंद कर दिया तो मेरी, जिसको कहते हैं सॉवरेनिटी पर और मेरी खुद मुख्तारी पे एकदम हम क्या करेंगे, कोई भी हमको अपना मोहताज बना सकता है कल को, बोल के कि चल हम्म मैं कल तेरे को ऑयल नहीं देता। पर चलो हम्म फिर हम सोचते थे कि एटलीस्ट 10-15 कंट्री ऑयल बनाती है, सबसे बना बना के रखो, इससे नहीं हम्म मिलेगा तो इससे मिल जाएगा। अभी हम्म यहाँ पे तो लेकिन एक यूएस अकेला है जो कि ये टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रहा है, तो वो पूरी दुनिया को नचा सकता है। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है क्या? तो अब सब लोग सोचेंगे, जैसे ऑयल में हम क्या सोचते थे कि भाई अलग अलग जगहों से बना के रखो और खुद हम कुछ ले सकते हैं क्या, या ऑयल के ऑल्टरनेट्स हम क्या बना सकते हैं एज हम्म। ए, राइट? तो अब चाइना भी तो इस तरह से सोच रहा होगा, या रशिया भी तो इस तरह से सोच रहा होगा। कब तक वो यूएस की धौंस सहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो आई मीन यूएस चाइना क्यों, जापान भी ऐसा सोच रहा है, यूरोप भी ऐसा सोच रहा है, भारत भी ऐसा सोच रहा है कि हाँ। हम लोग खुद क्यों नहीं बना सकते हर हम्म चीज को। पर हम्म वही है, मतलब खुद चीजें बनाने के लिए आप अब ताइवान का भी आप एग्जांपल देखिए, तो उन्होंने 1950 से शुरू की थी एक जर्नी कि हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनेंगे। तो 1987 में टीएसएमसी शायद बनी थी, शायद आसपास उसके। तो और अभी हम लोग ताइवान की बात कर रहे हैं, वो पिछले 10 साल की कहानी है, इतना डोमिनेशन उनका जो है सिर्फ टीएसएमसी का। तो बहुत लंबी जर्नी लगी उनको, पर आज हम्म की टाइम में शायद चाइना ये गेम 10 साल में पूरा कर ले, ठीक है। लेकिन अभी हम्म भी अमेरिका को लगता है कि हम लोग उन पे दबाव डाल सकते हैं इस बात का। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन खुद ताइवान पे अटैक भी कर सकता है, तो हम्म उस वजह से भी एक बात है। तो ये खैर जियोपॉलिटिकल तौर पे है। बाकी भी इकोनॉमिक, जैसे आपने बताया, कोई भी चीज में जो कंसंट्रेशन है इस तरीके का, आप जोग्राफिक कंसंट्रेशन ही देख लीजिए, वो भी थोड़ा रिस्की है ना सौरभ। मतलब आप सोच लीजिए अभी ताइवान में जैसे अर्थक्वेक ही आ गया या कुछ हो गया तो। अर्थक्वेक, और फिर अभी तो थोड़ा सूखा भी पड़ा था, ड्रॉट हुआ था, पानी बहुत लगता है इस इंडस्ट्री को। तो हम्म ताइवान में सूखा भी पड़ा था, तो काफी बात चल रही थी कि कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे। तो हम्म इतना आप अगर इंडस्ट्री में एक ही दो है पूरे विश्व को सप्लाई करने वाले, 5-10 ही होंगे, तो थोड़ा रिस्की तो है ही, है ना। और जैसा कि अभी हो रहा है वो उसी हाँ की वजह से हो रहा है। तो और एक हाँ। तो ये बिजनेस कोविड कंटिन्यूटी कोविड के रिस्क भी। टाइम पे, बेसिकली कोविड के टाइम पे जो इतना शॉर्टेज वगैरह हो गया, कुछ तो मुझे लगता है खैर शॉर्टेज इसलिए नहीं कि कंसंट्रेशन है, इसीलिए भी हो गया क्योंकि आई मीन एक तरीके का जो सप्लाई शॉक, डिमांड शॉक आया, उससे रिकवर नहीं कर पाए। मतलब एक स्टेडी स्टेट पे लोग खरीदते जा रहे थे इतने लाखों मिलियंस ऑफ चीजें, फिर अचानक से 3 महीने सबने बंद कर दिया खरीदना, फिर अचानक से बोला मुझे बहुत सारी चाहिए, तो हाँ हाँ तो बिल्कुल। तो कोविड वो का गड़बड़ हो गया। माजरा कुछ और था, वही कि हाँ अब कोविड आया, उसके बाद हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो डेटा हाँ सर्वर चिप्स और फिर मोबाइल फोन और फिर एक अच्छे लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई। और करेक्ट दूसरी ओर ऑटोमोबाइल्स की डिमांड घट गई। तो करेक्ट। ऑटोमोबाइल वालों ने हाथ उठा दिए कि भाई हम लोग तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर रहे टीएसएमसी और सैमसंग के पास। पर फिर करेक्ट। रिकवरी हो गई जल्दी 8-10 महीनों में। तो फिर उन्होंने बोला यार अभी फिर से हमको थोड़े ऑर्डर प्लेस करना है। उन्होंने बोला अब ऑर्डर हो ही नहीं सकते हमारे पास, 1 साल का के बाद आना आप, क्योंकि हाँ 1 साल तक हम लोग इतनी डिमांड अब है। हम कुछ और और बना रहे हैं। हाँ हाँ, और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ज्यादा पैसा मिलेगा अगर वो नई टेक्नोलॉजी वाली चिप्स बनाए। मतलब बिल्कुल। अगर हम ज्यादा ट्रांजिस्टर एक जगह में डाल रहे हैं एक एक ही एरिया में, तो उस टेक्नोलॉजी को, जैसे हम लोग 5 नैनोमीटर वगैरह कहते हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या अप्रोक्सीमेशन। और छोटा होता फाइव जा रहा है। हाँ नैनोमीटर मतलब हाँ कम साइज, 28 नैनोमीटर मतलब बड़ा साइज, तो परफॉर्मेंस कम होगी। तो ऑटोमोबाइल वाले 28 नैनोमीटर पे खुश हैं, अभी भी खुश हैं, पर उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को। तो वो बोल रहे हैं कि आप तो 1-2 साल बाद ही आना, हम लोग सिर्फ हम्म मोबाइल फोन और डाटा सेंटर चिप्स बनाएंगे जिसमें हमें ज्यादा फायदा है। तो कोविड हम्म की कहानी है। हम्म। तो ये सब में ठीक है, ये तो समझ में आया कि चीन शायद ऐसा सोच रहा होगा, और वो सोचेगा मान लो अब चीन और यूएस दोनों के पास ये आगे टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरह है, छोटा क्लब बन जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वो तो धौंस दिखाने के लिए होती है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की चीज है। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अभी सिर्फ चीन ने ले लिया, तो फिर यूएस और चीन मिलके सब पे धौंस लगाएंगे। अभी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर दो के पास हो जाए चीज तो कुछ पता नहीं चलता, दोनों आपस में उनका अलग गेम शुरू हो जाएगा। तो हाँ ऐसे में हिंदुस्तान जैसी कंट्री को क्या सोचना चाहिए, हम क्या करें?
हम हम्म। हम ये दोनों हम पे कल को धौंस जमा सकते हैं, या हमको हमको किस तरह से सोचना चाहिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में? हाँ, तो सौरभ, यही ये चीज है कि यूएस इतना भी धौंस नहीं जमा सकता, क्योंकि फाइनली यूएस भी खुद खरीद रहा है उनके जो भी जेट्स हैं। आप उनके कोई भी लॉकहीड मार्टिन का कोई जेट होगा वगैरह, उनकी भी फाइनली जो चिप्स है वो ताइवान में ही बन रही है ना। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि यूएस इतना धौंस जमा सकता है कि दूसरे देश, इनफैक्ट यहाँ पे तो गेम है, सबसे ज्यादा गेम है ताइवान और साउथ कोरिया का, क्योंकि वहां पर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा। तो यूएस कोशिश कर रहा है चीन को रेस्ट्रिक्ट करने की इस जरिए से, ठीक है। पर यूएस ऐसा नहीं है कि खुद सब कुछ बना सकता है, ठीक है। और ना ही चीन बना सकता है, बना सकते हैं शायद, पर उसके लिए जो कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी, वो उसका अवसर लागत क्या होगा वो भी देखने की बात है ना। तो एक ये बात समझने की जरूरत है। अब आ जाते हैं भारत की ओर पर। तो इसका मैंने जिस तरीके से सोचा है सौरभ की, बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, उसको हम और मजबूत करें, और जो हमारी कमजोरियां हैं उसके लिए दूसरे देशों का सहारा लें। ये बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ, तो अगर हम इस प्रिंसिपल से जाएं, तो जो डिजाइन है, वो डिजाइन हम सेमीकंडक्टर डिजाइन, वो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। विश्व के तकरीबन 20% डिजाइन वो इंजीनियर्स भारत में ही है। तो एक ये बात है कि हम लोग हमारा डिजाइन इकोसिस्टम अगर और मजबूत कर पाए तो भारत को फायदा होगा। ये भी है क्योंकि ये जो हम लोगों ने 4-5 स्टेजेस की बात की, उनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू है वो डिजाइन में ही आता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वॉल्यूम गेम है वो, ना कि एक प्रॉफिट। तो उसमें मार्जिन कम ही होता है। डिजाइन में सबसे ज्यादा हाई मार्जिन एक्टिविटी है, प्रॉफिट मुनाफा सबसे ज्यादा वही है। ठीक, बिल्कुल। तो खैर, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि भारत को 20 साल का प्लान बनाना चाहिए सेमीकंडक्टर्स का। तो उसमें 5 उसके हिस्से थे, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो एक था कि डिजाइन पे फोकस कीजिए, डिजाइन कंपनीज को कुछ सहायता दे सकते हैं तो वो दीजिए, क्योंकि डिजाइन कंपनी को जैसे जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसका लाइसेंस बहुत महंगा होता है। तो अगर कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें दूसरे अलग अलग कंपनियां यूज कर सके वही लाइसेंस, तो कुछ फायदा हो सकता है। या फिर हम लोगों के पास और इंजीनियर्स ही हो जो कि ट्रेंड हो डिजाइन में, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां, चाहे वो यूएस की हो या चाइना की हो, वो डिजाइन तो करेगी भारत में ही। और अगर भारत के इंजीनियर बना रहे हैं तो बाद में वो इंजीनियर खुद अपनी कंपनियां बनाएंगे जो कि भारत की ही कंपनी होगी। तो इस वजह से एक मुझे लगता है डिजाइन पे फोकस होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे मुझे लगता है कि हमारी जो क्षमता है अभी, वो हम लोग को सिर्फ थोड़ी स्पेसिफिक चीजों के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है नहीं, कमर्शियल सेटअप तो है ही नहीं। हम लोगों के यहाँ एक चंडीगढ़ में सरकारी फैक्ट्री है, वो स्पेस के लिए, इसरो के लिए बनाती है चिप्स, एससीएल। और फिर आपको तो पता ही है आईआईएससी में एक फैब है वगैरह। तो ये सब मतलब प्रोटोटाइपिंग के लिए है, और ये सिर्फ एप्लीकेशन सिर्फ उनका रिसर्च के लिए है, ये कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर पाती। और उन एक आज के टाइम पे अगर एक फैब बनाना हो, जैसे अभी टीएसएमसी एक यूएस में शुरू कर रही है, उसकी लागत है 90,000 करोड़ 5 नैनो। और वो 2 साल बाद जब तक वो बनेगी, एक तो फैब बनने में 2-3 साल, जब तक वो बनेगी वो पुरानी हो जाएगी टेक्नोलॉजी थोड़ी, है ना, क्योंकि 3 नैनोमीटर। तो 90,000 करोड़ कौन देगा? और हर जगह पर सरकार का के पैसे लगते हैं इस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब आप देख लिए भारत
को लगाना चाहिए क्या सरकार को 90,000 करोड़ इसमें? तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को फिर से ये देखना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारी जरूरतें क्या है। शायद हमें जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसको हम लोगों को सेव करना है, जैसे शायद हमारे टैंक्स में जो चिप्स यूज कर रही हैं या फिर स्पेस में वगैरह, राइट? तो उसके लिए हमें 5 नैनोमीटर वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एनालॉग चिप्स, 65 नैनोमीटर, कुछ स्पेशलाइज्ड चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो कि इतनी महंगी नहीं होगी। शायद 4-5 हजार करोड़ लगेंगे, लेकिन हम लोगों को ये तो होगा कि कुछ चीजें जो हैं वो हम लोग भारत में बना रहे हैं, ठीक है। एक तो ये दूसरी चीज थी। पर उसमें भी सौरभ, जैसे हम लोगों ने बात की, अगर आप कुछ एक फैब बना भी लीजिए, 10 फैब भी बना लीजिए, आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते इस सेक्टर में। आपको बाहर से कुछ ना कुछ चिप्स तो मंगवानी ही पड़ेगी। यूएस भी मंगवाता है, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए, हम लोगों का प्रपोजल ये था कि आप दूसरे देशों के साथ काम करें। अब आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए इसमें? आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपकी चिप्स जो आ रही हैं वो किसी ऐसी जगह से नहीं आ रही है जो आपका विरोधी है ना, मतलब कि चाइना, ऐसा अगर चाइना में वो चिप्स बन रही हो और वो आपके टैंक में जा रही हो और वो बोलते कि नहीं, तो आपको प्रॉब्लम है। लेकिन आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि चीन में या चीन से जुड़े हुए देश जो है, या चीन जहां पर अटैक कर सकता है वहां पर ना हो, है ना, इतना ही आपको इंश्योर करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने बोला था कि आप एक सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप देख सकते हैं, जैसे क्वाड है। अब क्वाड का के ऊपर मैंने पेपर लिखा था कि किस तरीके से जो चारों देश हैं उनकी खुद की एक श्रम विभाजन है, उसमें हर देश एक किसी सेक्टर में स्पेशलाइज करता है। तो क्यों ना हम साथ आ जाएं। और उस वजह से एक्चुअली वो प्रपोजल मेरी वजह से तो नहीं हुआ होगा, लेकिन क्वाड ने उसका फॉलो भी किया है और उन्होंने एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, जो कि बाइडन ने अभी समिट मीटिंग में अनाउंस किया था। तो ये बहुत ही नई चीज थी। तो ये तीसरी बात हो गई, मतलब हम लोगों को कोऑपरेशन करना पड़ेगा दूसरे देशों से जहां पर हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। चौथा है ट्रेड और इंपोर्ट, मतलब जो तिजारत है, व्यापार है, वो बहुत जरूरी है इस सेक्टर में। जैसे कि अभी सौरभ न्यूज आई थी कि ताइवान की कंपनियां या ताइवान भारत से बात कर रहा था कि हम लोग बना सकते हैं कोई फैब इंडिया में, लेकिन उसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम करनी पड़ेगी। अब इंपोर्ट ड्यूटी क्यों? क्योंकि अगर ताइवान यहाँ पे चिप्स बना भी रहा है तो इक्विपमेंट बाहर से खरीदेगा, चिप्स भी बाहर, मतलब चिप्स के लिए जो और चीजें लगेंगी वो काफी चीजें बाहर से आती हैं, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी कम करनी पड़ेंगी। और एक्चुअली आप देखेंगे ताइवान का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उनका इंपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही दूसरा या तीसरे नंबर पे। तो एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इंपोर्ट भी बढ़ता है नॉर्मली। तो इस सेक्टर में भी ट्रेड और हम लोग को जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो कम करनी पड़ेंगी, वो एक जरूरी बात है। तो ट्रेड पॉलिसी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और अंत में पांचवी चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सौरभ, तो जैसे अगर फैब वगैरह बनानी है तो उसके लिए बहुत शुद्ध पानी लगता है, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो ये चीज हमें एक दो स्टेट गवर्नमेंट जो इंटरेस्टेड हो इसमें, उनके साथ काम करने की जरूरत है कि वो कमिट कर पाए कि हम लोग ये चीज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज है, ये कोई यूनियन गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकती। तो ये 5 चीजें हैं सौरभ। मुझे लगता है 20 ईयर का गेम है, 20 सालों में भी आप एक्सपर्ट तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन 20 साल की सोचेंगे तो हम लोग एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। और मैंने डिजाइन की बात की, मैं ये भी कहूंगा कि एक और कंपैरेटिव एडवांटेज है हमारा, जो पैकेजिंग टेस्टिंग है वो लेबर इंटेंसिव स्टेज है, लेकिन उसमें जो पहले इक्विपमेंट लगते हैं वो महंगे हैं, लेकिन एक बार इक्विपमेंट आ जाए तो उसके बाद सिर्फ सेमी स्किल्ड लेबर अगर आपके पास हो तो आप अचीव कर सकते हैं काफी। तो वो तो हमारे पास है, तो हम लोग खूब सारा टेक्नीशियन टाइप लेबर चाहिए बेसिकली। हाँ हाँ।
है ना। तो इसमें मेरे को सिर्फ दो चीज पूछनी थी और ऐड करनी थी। तुम लोगों ने शायद सोचा तो होगा ही इस बारे में। पहला चीज, तुमने वो जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि 28 या 65 नैनोमीटर वाली जो टेक्नोलॉजी वो पुरानी है पर काफी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में लगती है। मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजिक नहीं, और आजकल वॉल्यूम भी उसका बहुत है। जैसे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन आ रहा है, या फिर आपकी सारी चीजों में इलेक्ट्रॉनिक्स घुस रहा है। जैसे तुमने बताया अभी, तो एक एलईडी लाइट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। नॉर्मल बल्ब में तो नहीं होता था, एक तार होती थी, बिजली गई, गर्म होता था, जलता था। लेकिन जो नया बल्ब है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपका पंखा नया आ रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये छोटी छोटी जो हर जगह घुस रही है, ये वो 28 और 65 नैनोमीटर वाली है। तो कम से कम जिसको बोलते हैं जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, जो आम इंसान को छूने वाली बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर हो गया तुम्हारा, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब चीजों में जाने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें हम आत्मनिर्भर जरूर बन सकते हैं। वो हम बना सकते हैं। और ये इसका वॉल्यूम एक्सप्लोड कर रहा है पूरी दुनिया में। मतलब आत्मनिर्भर क्या मतलब, हम ये भी सोच सकते हैं ये बना करके हम एक एक्सपोर्ट पावर हाउस भी बन सकते हैं इस एरिया के। तो कोई इसमें ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए कि हमको सिर्फ अपनी जरूरत की चीज बनानी है। तो एक तो ये वाली चीज थी कि ये सिर्फ शायद स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए नहीं चाहिए हमको, जो आजकल का एक कंज्यूमर रेवोल्यूशन हो रहा है उसको भी हम टैप कर सकते हैं। सिवाय हाई एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बाकी सब चीजें तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे चली रही। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें मैं एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि हाँ, कुछ कुछ जगह पे तो चिप की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे होगी। और जैसा आपने कहा 5G वगैरह में भी उसी लेवल की टेक्नोलॉजी का एक्चुअली फायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको हाई बैंडविड्थ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो कि 2865 नैनोमीटर्स में बनते हैं, और दूसरा एनालॉग चिप्स, सौरभ, क्योंकि हर चीज में आपको सेंसर चाहिए। बिल्कुल फाइनली बिल्कुल, जो आप पूरा कुछ आईओटी चीजें, रेवोल्यूशन है जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, और आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसको डिजिटल में, फिर आप कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं अंदर, और फिर आपको दूसरे अगर दुनिया से इंटरेक्ट करना है तो वो तो एनालॉग ही करना है। तो ये सब एनालॉग चिप्स का की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है हर जगह पे। तो बिल्कुल। वो चीजों के लिए तो आप 2865 नैनोमीटर करेंगे तो ठीक है। और दूसरा, आपने जैसे कहा एक्सपोर्ट तो एकदम जरूरी है सौरभ, क्योंकि ताइवान या चाइना भी इतना वॉल्यूम, मैंने आपने बोला कि ये जो वॉल्यूम गेम है ना, तो वॉल्यूम गेम तभी चल पाएगा अगर आप पूरे विश्व के कई कई जगहों के लिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ अगर आप सोचेंगे मैं इंडिया वाले लोगों को बनूंगा, तो इतना डिमांड ही नहीं होगा इंडिया में। इंडिया और में वो हम आजकल प्राइस मोबाइल भी नहीं फोन ले का भी पाएंगे। डिमांड। हाँ बिल्कुल, हाँ। और वो प्राइस भी मतलब ये एक एक दो दो रुपए की बनती है फाइनली, ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी चीज और फाइनली बनती है मतलब कौड़ियों में। हम्म तो हम्म तो काफी सारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं इतने सस्ते हैं। तो वो अब उतना सस्ता तभी है, वरना फिर हम वैसे हो जाएंगे कि हाँ हम खुद तो बना रहे हैं लेकिन बाकी लोगों से हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसा तो हम नहीं चाहते। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता था प्रणय कि हम इसमें वैसा क्यों नहीं सोच रहे जैसे हमने तेल में किया था, कि भाई अब ऑयल हम अब सिर्फ हम हिंदुस्तान में निकाल लें, ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये ओएनजीसी विदेश निकाली थी, जो कि अलग अलग जगह पर जाकर ऑयल में जाकर के स्टेक ले लेती थी। है ना। बहुत मेरे ख्याल से दिमाग लगा के हमारी एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी थी, जो काफी सक्सेसफुल भी रही। हम लोगों ने कुछ जगह पे नहीं भी चली, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक चली वो। तो सेमीकंडक्टर में तो और भी इजी है भाई। ठीक है, 90,000 करोड़ अगर टीएसएमसी लगा रहा है यूएस में अपना प्लांट लगाने के लिए, हम बोले यार हमसे भी 10,000 करोड़ ले लो उसी में लगाने के लिए। हमको पूरा 90,000 नहीं खर्च करना, पर अब तुम्हारी जो फैक्ट्री बन रही है वहां, उसमें से 7-8% का हमको स्टेक दे देना। फिर अब भाई हम उसमें पार्ट ओनर हैं, तो अब तुम उसके बाद हमारी बात थोड़ी तो सुनोगे ना। तो सौरभ, सरकार ने ये पॉलिसी अभी लाई है। अच्छा। तो उन्होंने बोला है कि जो फैब के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग था, आई थिंक ये तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करीबन 6-7 महीने पहले आया था। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स कहीं और भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग कुछ 20-30% कैपिटल एक्सपेंडिचर हम उठाएंगे। तो ये बात चल ही नहीं रही नहीं, है। पर पर नहीं, पर मैं कहूंगा इंडियन कॉन्ग्लोमरेट क्यों, मैं तो कहता हूँ विदेशी कॉन्ग्लोमरेट बना रहा है तो हमको उसमें ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए ना। हम्म हम्म जो एग्जिस्टिंग बन रहे हैं, ये क्यों अभी इंडियन कॉन्ग्लोमरेट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो यूएस में जाके फैब लगा ले। मतलब हम्म ये अभी तक तो नहीं है ऐसी हैसियत, ये सोफिस्टिकेशन और स्किल नहीं है इंडिया में, ये हम मानना चाहिए हमको। लेकिन हम्म हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट स्किल है। हम्म।
तो क्यों नहीं हम जाके जो एग्जिस्टिंग अच्छी डिमांड क्रिएट सप्लाई क्रिएट हो रही है, हम अगर नई सप्लाई नहीं बना सकते तो हम एग्जिस्टिंग सप्लाई में अपना रुमाल भी रख दें जाके छोटा सा। हाँ हाँ, कर सकते हैं वो तो। है ना? क्यों अभी तक नहीं हुआ है? मैं तो मतलब सरकार को इस सेक्टर में इतना ध्यान तो नहीं था, तो अभी हम्म तक अभी ये बात चल रही है, तो हो हम्म सकता है हम्म। आगे हो। आगे हो, हाँ। मेरे को जैसे ओएनजीसी विदेश भी इतने टाइम के बाद हुआ था, और ये आसान नहीं है, मतलब इसमें पैसा तो आपको बड़ा ही लगाना पड़ेगा। तो हाँ, ये पर कोई, ओएनजीसी विदेश भी फाइनली ओएनजीसी भारत की एक सरकारी कंपनी थी ना, तो उन्होंने बिल्कुल उस तरीके बिल्कुल, से देखा था। हाँ हाँ तो हाँ। तो वही, अगर आई मीन ये चीज फाइनली जो व्हीकल बनेगा वो भी कोई या तो सिडबी बनाएगी, या फिर कोई क्या कहते हैं किसी बैंक के थ्रू होगा, कोई या फिर सरकार अपना कोई वीसी फर्म बनाएगी, उसके थ्रू ही होगा ना फाइनली। हाँ हाँ, तो सौरभ एक्चुअली बहुत सारी जो फैब्स हैं वो इसी मॉडल से चलती है, एक्चुअली कंसोर्शियम्स बनते हैं। जैसे हम्म ये ग्लोबल फाउंड्रीज एक है जो कि पहले शायद आईबीएम की थी, और अभी खुद से सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर बन गए। उसमें करेक्ट। भी आई थिंक बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई यूएई की कंपनी या कोई किसी किसी वेस्ट सॉवरेन एशिया फंड की। का है, आई थिंक अबू हाँ धाबी हाँ या किसी का है, हाँ हाँ। हाँ, तो इस टाइप से करते हैं लोग तो। सॉवरेन वेल्थ फंड तो अपने पास है नहीं अभी, तो सोच ही रहे हैं, एक है पर इतना कुछ चल रहा नहीं है, तो इसके लिए भी जो कैपेसिटी चाहिए शायद सौरभ, वो हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे। किस टाइप की कैपेसिटी चाहिए। तो अभी आते हैं कि हम अब भारत सरकार ने, तुमने बताया तो तुमने क्या रिकमेंड किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने एक फॉर्मल पॉलिसी निकाली है पहली बार, हम्म। और काफी अच्छी बात है, मतलब काफी डिटेल्ड पॉलिसी है। तो क्या तुमने देखा जो तुम्हारी और आई मीन, अब जैसा तुम तो काफी मॉडेस्ट हो, ऐसा बोलोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी रिकमेंडेशंस के बाद वो पॉलिसी आई और उसमें काफी झलक दिखी तुम्हारी रिकमेंडेशंस की। पर वो कितना इन्फ्लुएंस हुए उससे वगैरह ये दूर की बात है, पर तुमको क्या लगा कि क्या चीजें हुई जो तुम चाहते थे उसमें, और क्या चीजों में और हम ज्यादा कर सकते थे? हाँ, तो सौरभ मैं पहले थोड़ा ओवरऑल पिक्चर दे देता हूँ, फिर जो पॉलिसीज है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और मुझे आपसे भी कुछ सवाल थे उसमें, तो वो करते हैं। तो पहले मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ क्या हुआ था। एक तो सरकार ने बोला कि हम लोग 76,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं 6 साल में। तो मैंने हाँ तो बोला था 20 साल का प्लान बनाओ, तो हाँ वो मिनिस्टर ने शब्द भी प्रयोग किया था कि हम लोग 20 साल का रोड मैप बना रहे हैं हम्म, टैलेंट के लिए और एक इकोसिस्टम के लिए, लेकिन पैसे जो दे रहे हैं वो भी 6 साल के लिए दे छह रहे साल वो हैं। ठीक है, खैर कोई ऐसा बात एक नहीं, एक करके मुझे करना तो लगता पड़ता है है, हाँ हाँ 6 साल के लिए भी किया वो बहुत बड़ी कमिटमेंट है, नहीं तो हम लोग हाँ तो 1 साल हाँ। बिल्कुल, इलेक्शन की बात और करते थे। अच्छा पैसा लगाया, 76,000 करोड़ कोई छोटी संख्या नहीं है। ऑल्दो वैसे देखें तो मतलब साल का कुछ 12,000 करोड़ टाइप ही हुआ, पर हम्म, फिर भी आई मीन हाँ, एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हम लोगों ने बोला, जो हम लोग जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं उसमें हम लोगों को 90,000 वाला गेम तो खेलना नहीं है, तो बिल्कुल। उसके लिए काफी अच्छा अमाउंट है। तो ये बहुत ही अभी तक सौरभ काफी जो फैब बनाने की कवायद तो बहुत टाइम से चल रही है। मैंने तो हाँ कम से कम 4 चीजें देख ली है, 4 इंस्टेंसेस जब हम लोग बस बनाने ही वाले थे इंटेल वगैरह, पर वो नहीं बना पाए। तो एक हम्म बहुत बड़ा कारण लोग बोलते हैं कि एक तो सरकार क्या करेगी आगे, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रहेगा, वो हम लोगों को पता नहीं है। तो उस हम्म वजह से कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें वो फैब ही बनेगी 5 साल बाद और उसके बाद हम्म प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इस हम्म, बार जो सरकार ने बोला है कि हम लोग इतना बड़ा कमिटमेंट देंगे, तो वो जो एक डर था वो थोड़ा कम हो गया कि सरकार खुद ठीक। पैसे लगा रही है, उसका पैसा है, तो शायद उनको थोड़ी और दिलासा मिलेगी। ऐसा मैंने एक दो लोगों से बात की, तो उन्हें लगा कि जो इस इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं कि ये शायद एक पॉजिटिव कदम है। क्योंकि इससे पहले सौरभ सरकार क्या बोलती थी कि तुम लगा लो एक फैब, हम लोग रीएम्बर्स कर देंगे उसको। तो सरकार हाँ पहले से हाँ पैसे दे रही है कि हम्म। प्रॉमिस कर रही है, पर उसमें सब लोग बोल रहे थे ये रीएम्बर्समेंट वगैरह का हाँ, चक्कर मतलब नहीं हमने चाहिए। पैसा लगा दिया, उसके बाद तुमने लटका दिया हमको, तो क्या हाँ। कैसे चलेगा? हाँ। तो ये एक पहले से लटकी हुई बात है, वो इस बार सरकार ने बदल दिया है सौरभ। हम्म उन्होंने बोला है जितना आप पैसा लगाओगे प्रोडक्शन के भी पहले फैब में, तो वो हम लोग बराबरी का पैसा तुमको देंगे फैब, एक ठीक। तरीके के फैब पर। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब आ जाते हैं कि ठीक है, तो एक तो ये मैंने बात की कि 20 ईयर का प्लान, 20 सालों का प्लान बनाना चाहिए, तो सरकार ने खैर
6 सालों की बात की है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये जो पैसा है ये सिर्फ फैब में या किसी एक फैब में डालने की बात नहीं कही है। ये पूरी पॉलिसी जो है, ये पूरे जो हम लोगों ने 4 स्टेजेस की बात की, उन सब में पैसा डालने की और किसी को सहायता देने की बात की है। तो डिजाइन के लिए कुछ पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसी है, टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिसी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, पूरे इकोसिस्टम को बनाने की बात हो रही है, ना सिर्फ किसी एक फैब की बात हो रही है, जो कि काफी लोग बोलते रहते हैं एक फैब तो होनी चाहिए, ऐसे वो गर्व की बात होती होगी, पर एक गर्व की बात तो नहीं है यार, हम लोगों को चाहिए जो हमारा फायदा हो। ठीक है, तो एक ये फायदा एक और इससे एक ये भी दिखा कि एक जो इस इंडस्ट्री की समझ है वो अच्छी है, हो गई है डेवलप। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक फैब बना दिया, कोई जैसे चेक मार्क टाइप की पॉलिसी नहीं है। सही में सेक्टर को समझ करके पॉलिसी बनाई है, ये तो दिखता है पॉलिसी में कि हाँ डेफिनेटली जो मिनिस्ट्री की समझ ही है इंडस्ट्री के बारे में, वो काफी अच्छी हो गई है। हाँ, तो सौरभ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो खुद एक चिप डिजाइनर रह चुके हैं। अरे और वाह। जो खुद मिनिस्टर हैं वो भी आईआईटीएन है। और जो मैंने बात की थी, जो सेक्रेटरी तो नहीं, जो कि उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी काफी इस सेक्टर में काफी महारत है उन लोगों को। तो वो झलकता है कि ये सिर्फ ऐसे कुछ कॉपी हाँ पेस्ट नहीं किया है, उन्होंने बहुत सोच बिल्कुल समझ के। बिल्कुल, तो क्योंकि एक ये अक्सर बात। हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो कहीं यूरोप से उठा के रिप्लेस ऑल मार के, या दिखता है कि किसी कंसल्टेंट ने बना दी होगी। ये हाँ पॉलिसी में दिखता है कि सोच समझ करके बनाई गई पॉलिसी है और इनको पता है ये क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो हाँ, एक वो बात है। अब मैंने हाँ, फिर बात की थी, दूसरी बात मैंने बोली थी, डिजाइन हम लोग का कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो उसके लिए भी मैंने जैसे बोला, ये पॉलिसी में एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। एक 4 स्कीम है, उनमें से एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे जो डोमेस्टिक डिजाइन कंपनीज अपना आईपी डेवलप कर सके, उनको सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस कॉमन पूल से दे सकें, उन सब चीजों के लिए सरकार कमिट कर रही है पैसा। तो उसमें भी अच्छी बात मुझे ये लगी सौरभ की, वो सिर्फ छोटी कंपनी को छोटा रह जाएंगे ऐसा नहीं देखना है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग 100 कंपनियों को ये पैसा देंगे, और एटलीस्ट 20 इन 100 में से वो कम से कम 1500 करोड़ साइज की हो जानी चाहिए। वाह। तो जो विजन है वो है कि कंपनियां बढ़े, ना कि जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं कि हाँ, छोटी हाँ, कंपनी छोटी ही रहे। तो वो एटलीस्ट इसमें नहीं दिखा। तो वो एक है। फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की बात की सौरभ, एक रिकमेंडेशन में, कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। तो अभी सिर्फ सरकार ने बोला है कि हम लोग कुछ राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे, और जहां तक मुझे पता है गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये कुछ राज्य है जो जिन्होंने रुचि दिखाई है, उन्होंने थोड़ा कमिटमेंट भी किया है कि हम लोग दे सकते हैं ये लैंड, अनइंटरप्टेड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। लेकिन ये चल रही है बात, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है। फिर ट्रेड पॉलिसी की मैंने बात की कि ट्रेड पॉलिसी का, अब ये ट्रेड की तो बिल्कुल बात नहीं हुई है इस पॉलिसी में, क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है। तो उसमें ट्रेड की बिल्कुल बात, और मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर वाला नैरेटिव है उसकी वजह से हम लोग दूसरी दिशा में जा सकते हैं, कि हम लोग को वहां से नहीं खरीदना चाहिए, तो हम लोग इंपोर्ट बैरियर डाल देंगे, जैसे कि मोबाइल फोन में हुआ है, और हम लोगों के एक्सपोर्ट काफी घट गए उस वजह से। लेकिन ठीक है, वो हो सकता है। फिर फाइनली मैंने ये बोला कि हम लोग को दूसरे देशों के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, कोई भी देश नहीं हो सकता। उसका भी इसमें कोई मेंशन नहीं था, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी से इंटरसेक्ट करता है ना। तो वो तो ये मतलब मोटे तौर पर ये बात ये थी सब। चीजें देखने को मिली। तो इसमें जैसा तुमने बोला, और ये मैंने भी चीज नोटिस करी थी, राइट, कि ये एक जो है, आई मीन
किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को, आजकल इंटरडिसिप्लिनरी बहुत ही बज़वर्ड है, हम कोई नई इनोवेशन भी करते हैं तो वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, जहां पे आप 2-3 अलग अलग डिसिप्लिन को मिला करके कुछ नया चीज बनती है। एक ही चीज में काम करने का समय चला गया अभी, ठीक है, उससे हाँ, कुछ नहीं निकलता। वैसे ही अभी पॉलिसी में जो हम देख रहे हैं बार बार, एग्रीकल्चर पॉलिसी में भी देखा हमने कि ट्रेड पॉलिसी, जैसे इस पॉलिसी में ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को एक साथ आने की जरूरत थी, ताकि सही में एक कामगार, तो इन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है अपनी तरफ से, और एकदम जो जो वो कर सकते थे, जितना उनका दायरा था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन बिना ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को मिलाए हुए ओवरऑल एक कंट्री की पॉलिसी नहीं बन सकती इसमें अच्छी। तो ये, और जैसा हमने देखा है एग्रीकल्चर में भी अक्सर ऐसे होता है, बिना ट्रेड, अभी तो सब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बिना अच्छी ट्रेड पॉलिसी के और फॉरेन पॉलिसी के लिए आप एग्री प्राइसेस वगैरह को भी कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और कुछ जगहों पे तो एनवायरमेंटल पॉलिसी भी देखनी पड़ती है, जैसा तुमने बोला कि भाई पानी इसमें बहुत बड़ा चीज है, तो आप क्या एनवायरमेंट पॉलिसी को ताक पे रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। तो ये चीजें इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो ऑल्दो हम यहाँ सेमीकंडक्टर पे ही फोकस कर रहे हैं, पर ये सारे तार जुड़ने के लिए क्या हमारी जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही है, जिस तरह से सरकार गठित है, वो ही अब थोड़ा पुराना हो गया है क्या, कि ये जो नए चैलेंजेस हैं उसमें हम थोड़े से निकम्मे नजर आ रहे हैं, और उसके लिए उतने हम उतना नहीं, ये चीज कैसे हम करें? मतलब अगर हम सरकार का स्ट्रक्चर नहीं ठीक करें तो क्या तरीका है इस चीज को करने का? सौरभ, ये तो महात्मा ग्रेड सॉल्यूशन हो गया। महात्मा चाहिए इसके लिए, ठीक करने के लिए। लेकिन मैंने थोड़े लिमिटेड कंटेक्स्ट में जैसे मैंने देखा, ये तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि एक तो अलग सोच ही चाहिए इसके लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी तक हमारे फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य टेक्नोलॉजी सेक्टर में यही देखता है कि हमें कोई बाधा न आए, बस उतना लिमिटेड। लेकिन इस क्षेत्र में तो मैंने जैसे कहा, फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा एनेबलर हो सकता है, और फॉरेन पॉलिसी हमें ऐसी चाहिए कि हम लोग एक्चुअली एलाइज ढूंढे इस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। अब एलाइज शब्द जो है वो खुद ही ऐसे, उसको एकदम दूर से छूना भी नहीं है, वैसा शब्द है हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, आप तो जैसे एआई में से जुड़े हैं, हर सेक्टर ये जो है ये ग्लोबलाइज्ड है ना, कहीं इंडस्ट्री रिसर्च और कहीं हो रहा है, रिसर्चर जो है वो भारत के हैं या चीन के हैं, लेकिन प्रोडक्ट और कहीं बन रहे हैं। तो हम लोगों को फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से सोचनी है कि हम लोग कैसे दूसरे देशों के साथ काम कर सके। तो जैसे डेविड एडगर्टन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है टेक्नोलॉजी के, उन्होंने भी बहुत एक अच्छा सेंटेंस है जो मुझे बहुत अच्छा है, मैं उसका अंग्रेजी में ही बोलता हूँ। वो बोलते हैं कि ओनली इन टेक्नो नेशनलिस्ट फैंटेसीज डज नेशनल इन्वेंशन ड्राइव नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। In the real world, global innovation leads to national growth and national innovation leads to global growth. बिल्कुल, मतलब किसी भी देश में जो इन्वेंशन हो रहा है वो पूरी दुनिया के काम आता है फाइनली, और दुनिया में कहीं भी कुछ इन्वेंशन हो रहा है वो हर देश के काम आता है। बिल्कुल। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट, मुझे लगता है बहुत दूर है पूरी सरकार को ही, क्योंकि हम लोग अभी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। हम लोग सेमीकंडक्टर्स में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं वो मुझे समझ में नहीं। तो जो हम आप देखिए हर क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में जो नेशनल इंडस्ट्रीज है उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब ग्लोबल सप्लाई चेन्स हो गई है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग को ये देखना है कि हम क्या सेक्टर में स्पेशलाइज करके बेहतर बन सकते हैं, और बाकी चीजों के लिए हमें बस इतना इंश्योर करना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे मिल जाना चाहिए जो मुझे चाहिए। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ट्रेड पॉलिसी भी सब कुछ ये फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो बिकॉज ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन मिनिस्ट्री बेसिकली ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के साथ में काम करना है उसको। तो ये आई मीन इसका एक्चुअली जरूरत तो नहीं थी पहले, इस वजह से तो शायद नहीं किया गया था। लेकिन पिछली सरकार में तुमको याद है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का बड़ा कॉन्सेप्ट रहता था, तो जो भी चीजें होती थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बन जाता था काम करने के लिए। तुमको लगता है कि आई मीन उसके लिए तुमको पूरी सरकार का ढांचा नहीं चेंज करने की जरूरत है, पर ये टाइप की चीजें अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लेवल पे करें रादर देन एक मिनिस्ट्री के लेवल पे, तो ये चीज में कुछ सहायता मिल सकती है। हाँ, मुझे लगता है हाँ फायदा होगा। लेकिन सौरभ एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी है ना, लेकिन अगर हम लोग मूल तौर पर ही ये सोचे कि हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो फिर आप 3 मिनिस्टर जोड़ के भी आप वही सोचोगे।
ठीक है, तो नहीं ये तो ठीक बात है, अगर आपके पास काली पेंसिल है तो आप हरा तो नहीं लिख सकते, उससे कुछ भी हाँ, कर लो। तो मुझे ठीक है। लगता है सोच में बदलाव की ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए मैंने कहा थोड़ा महात्मा ग्रेड सॉल्यूशन है ये। हाँ लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि अब सरकार ने इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की है, और अच्छी पॉलिसी मेरे हिसाब से हम्म, तुलना करे पहली पॉलिसी से, तो शायद वो भी मुकाम आएगा कि ये बात भी सरकार को। अब ये तो है, सरकार ने पैसे तो बहुत डाल दिए हैं हम्म, भारत के हिसाब से, अगर हम्म, ये भी काम ना आए या फिर इतना सक्सेसफुल ना हो, तो हम्म, शायद सीख तो लेनी पड़ेगी कि क्या हम्म, चीज है। हम्म। पर ठीक है, आई मीन करके ही सीखेंगे, मुझे लगता है जब जब पहले डुबोता है आदमी पैसा, उसके बाद अकल आती है कि कैसे ठीक से खर्च करना है। तो एक मैं तो बोलता हूँ अच्छी शुरुआत है, अगर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो चलना ही नहीं सीखेंगे, वरना डर के हाँ। घर में ही बैठे रहो। पर यही है कि वैसा नहीं सोचना, मतलब लेसन्स भी हम क्या लें। जैसा तुमने बोला, ये मेटा लेवल पे प्रॉब्लम है कि भाई हम्म। सोचने का तरीके में ही प्रॉब्लम है कि गलत डायरेक्शन ले लिया, ये प्रॉब्लम है ना। तो ये हम्म। मेरे हिसाब से तो सोचने का तरीका, जैसा तुमने बोला, एक तो आत्मनिर्भर वाला, और दूसरा ये कि आप बक्सों के अंदर में नहीं सोच सकते, हाँ। ये अब पॉसिबल ही नहीं है, उससे कोई हम्म। सोल्यूशन नहीं निकलता। तो वो बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लगता है बहुत जरूरी है। पर आई मीन अब आज की डेट में इस टाइप की पॉलिसी निकली, ये भी मैंने सोचा नहीं था, तो कहीं तो आगे बढ़ रही है गाड़ी। तो अब हाँ, हम पर सौरभ, इसी पे मेरे अब अगर आपको लगता है 76,000 करोड़ लगने चाहिए इस सेक्टर में, ये अब आप भारत की अवसर लागत भी देखिए, हाँ, अभी हम लोगों की क्या हालत है हम्म, वगैरह वगैरह, तो ये मेरे मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, मैं तो इस इंडस्ट्री पे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन हम्म, मैं ये भी पूछना चाहता था कि एक तरीके से आप ये देखें, अगर मैं अपना पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पे देखूं, तो मैं पहले पूछूंगा यार मार्केट फेलियर क्या है इसमें। हम्म, और हम्म, मार्केट फेलियर ज्यादा मुझे दिख रहा नहीं है ना, हम्म, फ्रैंकली। ना ही है पब्लिक गुड है, ना ही जो चार चीजें हैं, तो शायद रिसर्च में मार्केट फेलियर है। तो आप कह सकते हैं सरकार को बहुत पैसा डालना चाहिए रिसर्च इनोवेशन, लेकिन हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हम्म, तो इस वजह से मार्केट फेलियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप इतना पैसा डालिए। हम्म, तो हम्म, वो मुझ में थोड़े एक असमंजस तो है। डिस्कम्फर्ट है। हाँ, हाँ। मुझे मुझे लगता है कि उसमें, मुझे लगता है कि उसका आंसर साफ है, मुझे लगता है पैसा डालना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। हम्म। क्योंकि आप फाइनली दुनिया में compete कर रहे हैं, और जैसा तुमने बोला बाकी देश बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट है, लेकिन भाई दूसरे लोग भी पैसा लगा रहे हैं ना, तो उन्होंने आपकी मार्केट डिस्टॉर्ट कर दी ना पैसा लगा के। ऐसा तो हम्म। नहीं है कि बाकी भी सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स पैसा लगा रहे हैं और आपके भी सिर्फ प्राइवेट प्लेयर पैसा लगा रहे हैं, तो ठीक है। पर पूरी हम्म। दुनिया में सरकारें इनमें पैसा लगा रही हैं, अगर आप भी सरकार की तरह से पैसा नहीं लगाएंगे तो गए काम से। ठीक है, तो फिर हम्म। हम या तो हम्म। सोच सकते हैं कि ये एरिया छोड़ ही दो, इसमें हम नहीं खेलेंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। लेकिन अगर हमको कोई एरिया चूज करना है कि इसमें हम खेलेंगे, तो ये हम्म। ठीक एरिया है। मतलब भाई इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम। और ये ऐसा भी नहीं है कि हम कोई सऊदी अरेबिया, श्रीलंका जैसी कंट्री, मतलब इसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ बेस है ना। हम्म। हम्म। तो हमारे पास में हम कुछ कुछ तो हैं इस इंडस्ट्री में, और अगर हम कुछ हैं तो फिर और बहुत कुछ भी बन सकते हैं इसमें। तो ये इस हिसाब से अगर स्ट्रेंथ के तौर पे देखें, तो अगर आप इस तरह से देखें कि हमारे देश की कुछ स्ट्रेंथ है, और हम उसमें किस जगह इन्वेस्ट करें एज अ कंट्री, कि जहां हम और हम्म। आगे निकल सकते हैं, और ये एरिया आगे हमको काम आएगा स्ट्रेटेजिकली, हम्म। आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं, लेकिन मे बी दूसरों की धौंस से बचने के लिए, या इन जनरल पैसा कमाने के लिए। देश हम्म। को समृद्ध भी बनाना ही पैसा। हाँ। है ना। तो वो समृद्ध बनाने के लिए दूसरों की थोड़ी धौंस भी कम होगी, अगर आपकी थोड़ी सी ऐंठ है आपकी भी कि नहीं, मैं भी तो हम्म। कुछ दे सकता हूँ, तुमसे ये हम्म। लेना है पर मेरे से भी तुमको ये चाहिए ना। हम्म। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ बना लें, पर हम कुछ तो बना लें जिसकी दूसरे को भी जरूरत रहे। हम्म। हम्म। तो उसमें ये बढ़िया एरिया मेरे हिसाब से। तो मैं तो सोचूंगा, मेरे को तो दूसरा डाउट है कि कहीं हमने कम पैसा तो नहीं लगाया। और हम्म। मैं वो इस तरह से सोचता हूँ कि ठीक है, 12,000, अभी 12-13,000, 12-12,500 करोड़ हुआ साल का, लेकिन करीबन कुछ 4-5 चीजें हैं जिसमें हम कर रहे हैं। हम्म। अब हर चीज में 1-2 हजार करोड़ है, ऐसे डिवाइड हो के ऐसे छोटी छोटी चीज बन जाती है। तो हम्म। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वैसी नहीं है कि जहां पे आप 200-200, मेरे को सरकार से अक्सर ये शिकायत रहती है, वो बोलेगी हम्म। इनोवेशन के प्रपोजल भेजो, हम सबको 50-50 लाख दे देंगे 1,000 हाँ। लोगों को, नहीं उसकी सौरभ, पर मैं जगह ये कह कुछ सकता लोगों हूँ को कि दे दे। इस हाँ, पॉलिसी में वैसा नहीं है।
अच्छा, बिल्कुल नहीं भी है। नहीं है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने जैसे कि क्लियरली बोला है कि जो जैसे आपको फैब बनाना है या डिस्प्ले फैब बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट रखा है, अच्छा, शायद 12,000 करोड़ 12,000 के करोड़ करीब, राइट? वगैरह हाँ। के। तो और जो इवन डिजाइन कंपनीज के लिए बात कर रहे थे, तो जैसे वो बोल रहे हैं कि आपकी 50% एलिजिबल एक्सपेंडिचर को हम लोग रियम्बर्स करेंगे, वो 15 करोड़ पर एप्लीकेशन के लिए। तो कोई हम्म। 50 लाख जैसा अमाउंट नहीं था। हाँ, पर 15 करोड़ ये तुम्हारी इंडस्ट्री में भाई बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तुमको भी मालूम है ना। 15 करोड़ हाँ क्या हुआ, $2 मिलियन, अगर हाँ, डॉलर में बट बात करें। ये दो डिजाइन मिलियन कंपनीज के लिए शायद इवन इवन तुम डिजाइन स्टार्ट। कंपनी देख लो, मतलब एक स्टार्टअप जो है आज की डेट में सीड राउंड रेस करती है $5 मिलियन का। हम्म ठीक है। हम्म हम्म तुमको लगता है 2 मिलियन में कुछ हिलता है? तो ये सिर्फ सौरभ स्टार्टिंग है, प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब शुरुआत करने के लिए। ठीक है, कि अगर उन्होंने बोला है कि 100 ऐसी कंपनियां हम लोग चूज करेंगे जो कि ऐसे सेक्टर में काम कर रही हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और उनके लिए हम लोग इतना अमाउंट देंगे। फिर आप जब प्रोड्यूस करने लग जाएंगे चिप, क्योंकि वो भी बहुत टाइम लगेगा ना, हम्म। उसके लिए आपकी सेल्स का 5 साल सेल्स के लिए आपको हर 4 to 6% ऑफ नेट सेल्स के ऊपर आपको रियम्बर्समेंट फिर से मिलेगा, जो तो वो जैसा 30 करोड़ के लिए PLI भी। है जिसको बोलते हैं, हाँ, प्रोडक्शन ये लिंक्ड सब इंसेंटिव, पीएल है। लेकिन हाँ, लेकिन आपको हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं 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 नहीं, कहीं भी कर मतलब सकते हैं आप? अब आप इंडिया में तो कर ही नहीं सकते, कोई हाँ, वही चांस मैं नहीं। कह रहा हूँ, लेकिन ये पॉलिसी क्या बोलती है, आप ताइवान में प्रोड्यूस कर रहे हो और हाँ आपको हाँ, प्रोडक्शन बिल्कुल लिंक्ड बिल्कुल। हाँ इंसेंटिव मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, फिर बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये क्योंकि सिर्फ जो अभी डिजाइन के पीएलआई, लिए। हाँ। हाँ, ठीक हम्म। ठीक, तो अभी जो क्योंकि पीएलआई तो स्कीम आई है उसमें तो आपको इंडिया में ही बनाना पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, ये सिर्फ डिजाइन के लिए बात है। तो ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव आप प्रोड्यूस तो इंडिया में करोगे ही नहीं, और वो आपकी जो फैब के लिए आपने इंसेंटिव दिया है वो 5 साल बाद बनेगी। लेकिन ये हम्म पॉलिसी तो शुरू हो जाएगी, मतलब अभी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं इस पॉलिसी के लिए, ओपन हम्म एप्लीकेशंस के लिए। तो हम्म ये उससे हम्म अलग है। अब हम्म इसमें भी मेरा एक सवाल था सौरभ, जैसे कि इस पॉलिसी जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसमें एक फायदा तो ये है कि ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो अच्छा है, इसमें हम हम्म लोगों को करना चाहिए कुछ। लेकिन हम्म अभी सरकार ने इसमें पॉलिसी में कहा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो हमारी भारतीय कंपनियों के पास नहीं है। भारतीय इंजीनियर तो हैं सब, हम्म हर चिप, हम्म 90% चिप में भारत का एक्सपर्टीज तो जा रहा है, इंडिया में बन बिल्कुल। रही है कोई पार्ट, लेकिन हम्म। उसमें भारत में आईपी नहीं है। तो ठीक। इस सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हो सकते हैं। हम्म ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक कोई देश बोल दे कि आप चिप बना रहे हो भारत में हमारे डिजाइन सेंटर में, लेकिन आपके कस्टमर भारत में नहीं हो सकते, ऐसा ठीक। हुआ भी है। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत की कंपनियों को बिलोंग करनी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये पॉलिसी में पैसे लगा रहे हैं। तो आपको लगता है ये जायज है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारतीय कंपनी को ही होनी चाहिए? क्योंकि ज्यादातर भारतीय कंपनी तो मुझे लगता है यूएस में ही लिस्ट होंगी, या यूएस हाँ में। हाँ, पर वो फर्क नहीं पड़ता है ना, अगर वो यूएस में भी चाहे लिस्ट हो, आप हिंदुस्तान में भी रजिस्टर करा ही सकते हैं ना। हम्म 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 तो लेकिन हाँ, ये है कि हो सकता है ओनरशिप जो है वो कुछ कुछ कंपनीज की आपके पेरेंट स्ट्रक्चर में चली जाए, ऐसा हम्म हो सकता है। लेकिन यही है कि इसी में देखना चाहिए कि सरकार कितनी फ्लेक्सिबल है। वो बोल सकती है कि आप अपनी सब्सिडरी को भी राइट्स दे दो परपेचुअल, लेकिन अगर हम्म वो थोड़ी लकीर की फकीर पॉलिसी है तो उसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो यही हम्म है कहीं कहीं पे जिसको कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हो सकता है पॉलिसी बहुत अच्छी हो और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका इतना सख्त हो जाए और रिजिड हो जाए कि आप हम्म उसका ठीक से फायदा ना उठा पाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, हम्म ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। तो ये हम्म थोड़ा समझदारी से ये लोगों को समझना, क्योंकि अब जैसे जो हिंदुस्तान के सरकार के वीसी फंड्स हैं वो तो थोड़े अटके रहते हैं। वो लोग काफी स्टार्टअप्स में पैसे नहीं लगा पाते हैं जिनका स्ट्रक्चर कि सिंगापुर में आपका पेरेंट है, इंडिया में सब्सिडरी है। हम्म तो वो लोग हम्म नहीं लगाते पैसा। वो हम्म लोग हम्म कहते हैं नहीं, हम्म हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कहीं पे कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से हम नहीं लगा सकते। पर आपको तो एनकरेज करना है ना कि इंडिया में स्टार्टअप्स हो ज्यादा और वो ग्लोबली सक्सेसफुल हो। अगर एक इंडियन हम्म स्टार्टअप को ग्लोबली सक्सेसफुल होने के लिए सिंगापुर में हेडक्वार्टर चाहिए तो आपको तो एनकरेज करना चाहिए ना, हम्म हम्म कि आप हम्म बोलोगे मत करो। तो हम्म ये सब हमको ढूंढनी चाहिए। तो ये हम सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इन चीजों में बहुत अच्छा नहीं है। हम्म हमने पहले नहीं करी है, हम्म, लेकिन आई होप कि ये टाइप की पॉलिसी में ज्यादा समझदारी दिखाएं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ,
नहीं, ये पॉलिसी की गाइडलाइन डॉक्यूमेंट भी आई है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि इस मुद्दे पे उन्होंने क्या कहा था। पर हाँ, ये तो बड़ी चीज है। नहीं नहीं, ये लेकिन कुछ आपको कुछ लगता है चीजें जो है ये एकदम एकदम जिसको कहते हैं ना अप्रूवल लेवल पे समझ में आती हैं, क्योंकि लिखा तो थोड़ा जेनरिक ही होगा। नहीं नहीं, गाइडलाइन डॉक्यूमेंट जो आता है काफी वो डिटेल्ड है। काफी डिटेल्ड रहता है, क्योंकि ठीक है। वो गाइडलाइन में लिटरली ये सब लिखा रहता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है वगैरह। ठीक ठीक, तो हो सकता है, तो देखते हैं वहां पे क्या है। हाँ। हम्म। तो ये एक मुझे लगा कि आईपी होना चाहिए क्या इंडियन कंपनीज का, अगर और अगर होना भी चाहिए तो सरकार को पैसे डालने चाहिए क्या उसमें। तो ठीक हम्म है, ये एक सवाल था। दूसरा मुझे लगा सौरभ कि ये डिस्प्ले फैब पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है सरकार। हम्म मुझे लगता है डिस्प्ले फैब्स क्यों जरूरी है। मतलब मैं इसका आपको बात बताऊं, एक उन सरकार का लॉजिक पहले क्या है। तो साफ साफ लॉजिक है सरकार का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सरकार बोल रही है कि क्योंकि जो बिल डिस्प्ले ऑफ काफी बड़ी मटेरियल्स रहता है। कीमत, क्योंकि डिस्प्ले हाँ काफी बड़ी कीमत है मोबाइल फोन का, और हम हाँ, काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज उसमें जा रहा है, तो हम डिस्प्ले क्यों नहीं लोकली बना लें। जितने बिल्कुल। चाहे टीवी हो गए, मोबाइल स्क्रीन हो गए, हर जगह डिस्प्ले घुस रहा है अभी तो, और वो बढ़ता हाँ, ही जाएगा। करेक्ट है ना। करेक्ट। तो एलसीडी एलईडी टीवी का 50% डिस्प्ले फैब होता है, लेकिन अब बिल्कुल। वही बात है, डिस्प्ले ऐसी बात नहीं है। मतलब अभी कोविड हुआ, कोविड में सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया, सेमीकंडक्टर्स में डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले का कोई शॉर्टेज नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ चीन बना रहा है या ताइवान बना रहा है, जापान भी बनाता है, जापान में भी काफी साउथ कंपनीज कोरिया हैं। भी है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोगों को इतना पैसे डालने हाँ, की इसका जरूरत इसका कोई स्ट्रेटेजिक रीजन नहीं है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि है। ये कोई बहुत ज्यादा मेरे कोई वैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है इसमें, तो सिर्फ ये थोड़ा सा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला ही मामला है। कहीं कहीं पे तो सरकार के दिमाग में ये चीज है कि भाई हम अगर हम किसी चीज के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, तो फिर उसकी थोड़ी प्रोडक्शन तो लोकली करनी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये कि अभी के टाइम पे हम लोग बहुत सारा चीन से इंपोर्ट करते हैं ये प्रोडक्ट। हाँ, करेक्ट पर करेक्ट। दूसरे देश भी हैं वो, जैसा कि हाँ मैंने कहा, लेकिन चीन से करते हैं तो आई थिंक वो एक है कि चीन से हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है। तो हाँ। उस वजह से 10,000 करोड़ की कमिटमेंट है सौरभ इसमें। अच्छा अच्छा। एमोलेड हाँ। और टीएफटी स्क्रीन अगर आप बना रहे हैं तो हम्म। अगर आप 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सरकार 50% आपको दे ऑन एन देगी। इक्वल फुटिंग दे देगी, ऐसा। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे लगता ठीक है है, कि पर मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें हम एक ग्लोबल पावर हाउस बन सकते हैं। हो सकता है एक धक्का मिल जाए इंडस्ट्री को कोई, क्योंकि डिस्प्ले तो मैं प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, मतलब हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रीजन कोई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, ये वाली इंडस्ट्री में हर चीज में स्ट्रेटेजिक रीजन नहीं मुझे दिखता है, पर ये ऐसी चीजें हैं जिसमें हम पैसा बना सकते हैं एज ए कंट्री। पर क्योंकि डिस्प्ले तो वो हर जगह घुसेगा ही, कल को तुम्हारे फ्रिज पे भी डिस्प्ले आने वाला है। हम्म, क्या हम्म, कहते हैं, तुम्हारे माइक्रोवेव पे भी डिस्प्ले आने वाला है, हर जगह डिस्प्ले घुस रहे हैं, तो डिस्प्ले तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना। पर सौरभ, हर रुपया सरकार जो खर्च करती है वो सोसाइटी को 3x कॉस्ट करता है, तो उसका हाँ फायदा हाँ, भी उतना होना चाहिए ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये भी देखिए कि क्यों ये कंपनियां भारत में नहीं बन रही है। वो कारण सिर्फ ये नहीं है ना कि सरकार नहीं पैसा दे रही है, हमारा ट्रेड, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, हम लोग वोडाफोन का केस जैसे निकाल देते हैं, ये सब हाँ, चीजें नहीं नहीं, वो हैं भी जो इम्पोर्टेंट है। हमें ठीक करना है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री पॉलिसी आप किस लिए करते हैं, थोड़ा सा आप अपनी देश की में इन्वेस्टमेंट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट, अब जैसे देखो आईटी सर्विसेज तो इंडिया में नेचुरली हो रहा था कि नहीं। हम्म कोई हम्म उसको धक्का देने की जरूरत थी क्या सरकार को? नहीं थी। हम्म लेकिन सरकार ने 10 साल का टैक्स हॉलिडे दिया। हम्म हम्म 10 साल का। ठीक है। हम्म हम्म मैंने भी उसका बेनिफिट कमाया, तो मैं बोल सकता हूं कि वो बहुत कंपनीज ने उसका बेनिफिट कमाया, और ऐसा नहीं है कि लोग पैसा लेके चले गए। ऑलमोस्ट सारा जो वो टैक्स बच रहा था, सब री इन्वेस्ट हुआ, हम्म ऑलमोस्ट सारा। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट। तो उसकी वजह से जो वो इंडस्ट्री को एक धक्का मिला एक बड़ा इंडस्ट्री बनने में, इंडिया की मोनोपोली हो गई है अभी आईटी सर्विसेज में, क्योंकि हम इतना जल्दी इतने बड़े हो गए उस इंडस्ट्री में भी, पूरी दुनिया में और कोई है नहीं जो कि मुकाबला कर सकता है। हम्म ठीक है। हम्म तो कुछ कुछ जगहों पे अब अगर शायद सरकार वो नहीं करती, वो इंडस्ट्री फिर भी बढ़ती, लेकिन उसका डेफिनेटली पेस ऑफ ग्रोथ उतना हाई नहीं होता। ठीक है। हम्म हम्म तो आप कभी कभी, और वो लोग शायद कुछ और भी करते, अब ये कहने ये अब विवेक की बात है कि भाई हो सकता है जो लोग वो लोग और कुछ करते वो भी काम का होता।
आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो काम का नहीं होता? तो अब वो तो सोचने वाले, लेकिन आपने एक जगह पे कंसंट्रेट करके एक इंडस्ट्री को ही बहुत बड़ा बना लिया, ठीक है। हाँ अब पर सरकार गलत बेट भी लगा सकती है। हाँ वो ठीक है सौरभ, जैसे देखिए अभी ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की हम लोग जो बात कर रहे थे, उसमें भी यही है, हाँ, कैशबैक मिल रहा है आपको। अब बिल्कुल। शुरुआत हुआ था वो 2-3 सेक्टर में, अभी हाँ 13 हो गए हैं। हाँ 13 में से भी लोग बोल रहे हैं, जिनको मिला है वो बोल रहे हैं कि ये हम लोगों को 1 साल और हॉलीडे दे दो। तो हाँ रेंट सीकिंग जो है वो तो बहुत कॉमन है, हाँ, वो नहीं नहीं, होगा। लेकिन लेकिन देखो, तुम आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, 10 साल बोला था, 10 साल दिया, और उसके बाद से आईटी इंडस्ट्री जबरदस्त टैक्स भरती है ना अभी। हम्म तो आपने इंडस्ट्री को इतना मोटा करने दिया, अब उसके बाद में वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर है आईटी इंडस्ट्री सरकार को, हम्म हम्म ठीक है। हम्म तो 10 साल से एक दिन भी नहीं बढ़ाया टैक्स हम्म हॉलिडे। हम्म तो हम एक सक्सेसफुली कर चुके हैं इस टाइप का प्रोग्राम। अभी ये है कि आईटी वाले थोड़े नए नवेले बच्चे थे, ये पुरानी इंडस्ट्री वाले हो सकता है ज्यादा चतुर हो और वो लोग पकड़ लें सरकार को। ऐसा हम्म पॉसिबल है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जिस टाइप के लोग कर रहे थे उनको उतनी पॉलिटिक्स नहीं आती थी, पर हम्म ये लोगों को तो काफी ज्यादा आती है, तो आप बोल सकते हो। लेकिन एक बार सरकार कर चुकी है, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का कोई और उस सरकार में अलग अलग पार्टीज थी उस सरकार के दौरान, उस 10 साल के दौरान, है हम्म ना। तो अक्रॉस रेजिम्स बीजेपी भी थी मेरे ख्याल से, यूनाइटेड फ्रंट भी थी, कांग्रेस भी थी, और कंटिन्यूअस सेम पॉलिसी चली, और सरकार ने एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ में वो पॉलिसी चला ली। हम्म हम्म तो वो एक अच्छी चीज है। आई थिंक एक बार हम कर चुके हैं, तो एक तो सक्सेसफुल पॉलिसी है हमारे पास, एग्जाम्पल। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें भी टैक्स हॉलिडेज वगैरह तो पहले ही सरकार प्रॉमिस कर चुकी है शायद, अच्छा। कुछ 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 चीजों पर इन चारों पॉलिसी में तो मैंने नहीं देखा। इन हम्म। चारों पहले सरकार ने कमिट किया था, इन सब में यही है कि सरकार खुद कितने पैसे डाल रही है उस पर फोकस हाँ है। हाँ, ये तो नई आप चीज है, क्योंकि ये पहले सॉफ्टवेयर वगैरह में तो नहीं किया सरकार ने ऐसा। हम्म, और इसमें जो चौथी चीज स्कीम है वो सेमीकंडक्टर फैब पर ही थी, जो जैसा इसमें भी अच्छी चीज है सौरभ, सिर्फ 28 नैनोमीटर और लोअर पर फोकस नहीं है। उन्होंने ऐसे किया कि अगर आप 28 नैनोमीटर से कम की फैब बनाओगे, मतलब बहुत ही एडवांस, तो आपको 50% पैसा, जितना आप 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो हम भी 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा ठीक। साथ साथ। अगर आप 28 to 45 नैनोमीटर बनाओगे तो 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बनाएंगे सरकार, और अगर 45 to 65 नैनोमीटर है तो 30% सरकार खर्चा उठाएगी। तो ठीक। एनकरेज कर रहे हैं सब लेवल पे, तो ये एक हम्म। अच्छी बात लगी मुझे। सिर्फ हम लोग एक टारगेट नहीं कर रहे कि हम लोग अपने गर्व के लिए हम भी एक फैब बना ले जो कि 28 नैनोमीटर या राइट। 5 नैनोमीटर, तो वो मुझे बिल्कुल। अच्छा लगा। हम्म। और एक सौरभ गवर्नेंस तौर पे देखे तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी, इन्होंने चीज खड़ी की है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अच्छा। आईएसएम। ये नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिसमें जो ये सब पॉलिसी का एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन जो करेगा वो कौन करेगा, है ना। तो अब हम्म। बात ये जो तो ये आईएसएम जो है ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बॉडी होगी जो कि अच्छा, सरकार से रिलेटेड होगी, और इट विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच विल इवैल्यूएट कि ये सब ये application, स्कीम कैसे चल रही है। और कैसे विजन जो सरकार का है वो हम लोग साथ में ला पा रहे नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा, नहीं तो क्योंकि जैसे देखिए 4 स्कीम है, उनमें से एक स्कीम जो डिजाइन वाली है वो एक्चुअली सीडैक मैनेज कर रही है, जो कि सरकारी अच्छा। कंपनी। अब मुझे नहीं लगता कि सीडैक के पास इतनी रेगुलेटरी कैपेसिटी है क्या कि वो 100 हम्म। कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे वो हम्म। क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे लगता हम्म। है कि हम्म। रेगुलेशन उनका एक्सपर्टीज तो नहीं होगा। लेकिन आईएसएम के बाकी तीनों स्कीम को आईएसएम रेगुलेट कर रही है, और मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स खुद इसमें इन्वॉल्व है, ना कि कोई सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेट्स जो शायद इस इंडस्ट्री से इतने वाकिफ ना हो, वो सब। अच्छा एक सेटअप बनाया है। ठीक। ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। तो बहुत मजा आया प्रणय, मतलब सेमीकंडक्टर पे इतनी लंबी बातचीत, हमारे श्रोता लोग भी सोच रहे होंगे ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आज कितना हमको सुना दिया। उम्मीद है उन लोगों को पसंद आया होगा, और कुछ नया सीखने, मुझे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला तो आज के डिस्कशन से। तो भाई हमको जरूर बताइए अपने कमेंट्स में, और शेयर कीजिए अपने सुझाव भी, कि इस टाइप की कन्वर्सेशन आप और सुनना चाहेंगे, या वैसे आप चाहे ना चाहे हम तो आपको सुनाते रहेंगे। तो आपको शिकायत है तो आप बताइए हमको। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। शुक्रिया।
I V M.